नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, इकोनॉमिक्स को लेकर के जो सवाल आपसे बनते हैं, चाहे वो सिद्धांतों को लेकर बनते हो या अलग अलग शब्दावली को लेकर बनते हो, इस पूरी सीरीज के बाद आपका एक भी क्वेश्चन यहां से ना कभी गलत होगा ना कभी छूटेगा। जैसे मैंने आपको कहा था, बहुत जल्द हम इकोनॉमिक्स की सीरीज यहां पे शुरू करेंगे, तो आज से हम इसकी क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहले एक मास्टर वीडियो आना था जिसको हम लूसेंट बेस पर कवर करते, लेकिन अब इसकी एक कंप्लीट डिटेल सीरीज चलेगी। जैसे हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की चली, जिसमें हमने राष्ट्रीय आंदोलन को देखा, इंडियन ज्योग्राफी की चली जिसमें हमने पूरे भारतीय भूगोल को देखा, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर किया। अब हम इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे। इस सीरीज का भी जो आधार होगा वो आपकी दृष्टि की बुक होगी, जिसमें आपको दूसरी किताबों के भी नोट्स देखने को मिलेंगे। नोट्स बिल्कुल टू द पॉइंट होंगे, सिंपल, सीधी और सरल भाषा में आपको देखने को मिलेंगे। आज हम इस सीरीज की पहली क्लास यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें हम अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, उसके प्रकारों से जुड़े हुए, उसके विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट हैं, जो परिभाषाएं हैं, उनको यहाँ पर कवर कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में। देखिए, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। अर्थशास्त्र क्या होता है? मानव की आर्थिक गतिविधियों का सैद्धांतिक अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। मानव के द्वारा सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व हो, वो आर्थिक गतिविधियां कहलाता है, और इन्हीं आर्थिक गतिविधियों का सैद्धांतिक अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। तो आप सिंपल सा इसको समझे कि जो आर्थिक गतिविधियां होती है मानव की, यानी जिसमें फायदा हो, जिसमें नुकसान हो, उनका जो सैद्धांतिक अध्ययन होता है, थ्योरेटिकल जो अध्ययन होता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। और अर्थव्यवस्था में हम इन्हीं आर्थिक गतिविधियों का प्रैक्टिकल अध्ययन करते हैं। ठीक है। एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। मैं आपको साथ साथ में बताते हुए भी चलूंगा कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यह क्वेश्चन बनता है एडम स्मिथ को लेकर के, इसकी किताब का नाम बताइए, यह कब पब्लिश हुई थी, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। ये किस देश का था, यह भी बनता है। एडम स्मिथ आपका स्कॉटलैंड का था। इसने 1776 में अपनी एक किताब को प्रकाशित करवाया जिसको कहा जाता है द वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है। इसी पुस्तक में इसने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। ठीक है। जो एडम स्मिथ हैं, इसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब अर्थव्यवस्था क्या होती है, हमने अर्थशास्त्र को देखा। अर्थव्यवस्था मानव की आर्थिक गतिविधियों का व्यवहारिक अध्ययन होता है। तो सैद्धांतिक अध्ययन अर्थशास्त्र में, यानी हमें कैसे करना चाहिए, हमें कैसे चीजों को मैनेज करना चाहिए, क्या क्या उसके नियम होते हैं, क्या क्या हमें चीजों को फॉलो करना होता है, क्या सिद्धांत हैं, वो सब अर्थशास्त्र है। और उन्हीं सिद्धांतों का जो व्यवहारिक अध्ययन होता है वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। परिभाषा से उतने सवाल नहीं बनते, लेकिन एडम स्मिथ वाला क्वेश्चन बन जाता है। कई बार आपको कथन वाले में दे देगा, तो इन दोनों की लैंग्वेज को भी आपने ध्यान रखना है। चलिए, अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की वर्गीकरण या इसकी शाखाओं के बारे में। पहले हम इकोनॉमिक्स की शाखाओं को देखेंगे, फिर इकोनॉमी की जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उनको देखेंगे। यहां से सवाल बन जाता है। अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में विभाजित किया जाता है। आपने देखा होगा समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या देखते हैं, क्या किस चीज से यह संबंधित है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र बहुत आसानी से आप इसे समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले है व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, यानी इसे हिंदी में सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। यह विशिष्ट लोगों और व्यवसाय पर केंद्रित होता है, अर्थात इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी देश के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उनमें से आप कुछ ही कंपनियों का या एक आध व्यक्तिगत कंपनियां हैं, व्यक्तिगत फर्म हैं, विशिष्ट लोग हैं, विशिष्ट समूह हैं, उनका अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो वो अर्थशास्त्र आपका क्या कहलाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कुछ विशेष कंपनियां या कुछ विशेष परिवार या कुछ विशेष समूह के लोग। ठीक है, वो होती है आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र।
जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका जनक किसे माना जाता है? तो इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म कुछ जगहों पर एडम स्मिथ को दिया गया है, कुछ जगहों पर अल्फ्रेड मार्शल को दिया गया है। आपने दोनों व्यक्तियों के नाम को यहां पर याद करना है, ठीक है। इसके साथ एक और चीज याद करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन पेपर में बना था कि रोजगार और आय का सिद्धांत किस अर्थशास्त्र को कहते हैं? वो कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र को। अभी हम उसको देखेंगे, लेकिन इस चीज को भी ध्यान रखना, कीमत सिद्धांत किस अर्थशास्त्र को कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र को, ठीक है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट इसके कंपोनेंट होते हैं, यानी इसके अंदर हम जिनके बारे में जानते हैं, जिसके बारे में समझते हैं, इसमें उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत है, उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत है और कीमत सिद्धांत है। उपभोक्ता सिद्धांत यानी मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, तो वो जो बना रही है, जो भी प्रोडक्ट बना रही है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले अपने उपभोक्ताओं का अध्ययन करेगी। यानी इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं का अध्ययन किया जाता है कि उनको किस चीज की आवश्यकता है, उनकी जो आय है वो ज्यादातर किन चीजों में खर्च हो रही है। दूसरा होता है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि क्या हमें उत्पादन करना है, उत्पादक का निर्णय कौन लेगा, किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना करना है, कैसे करना है, जिससे हमें अधिकतम लाभ मिल सके। और कीमत सिद्धांत, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि किसी भी वस्तु का, किसी भी प्रोडक्ट की कीमत मार्केट में क्या होगी। तो इतना डिटेल में शायद नहीं जाएगा, लेकिन इनको नोट कर लेना कि ये सारे किसके घटक हैं। ये आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें हम व्यक्तिगत अर्थशास्त्र के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा आता है समष्टि अर्थशास्त्र। इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी वृहद अर्थशास्त्र। अब बेसिक डिफरेंस आपका क्लियर हो गया कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है वो व्यक्तिगत के तौर पर होता है, यानी किसी कंपनी के लिए, और जो समष्टि होता है वो समस्त लोगों के लिए होता है, यानी एक बड़े स्तर पे होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि वाले में क्या हो रहा था? व्यक्तिगत हो रहा था। समष्टि में क्या हो रहा है? समस्त हो रहा है। इसको ऐसे में आप याद कर सकते हैं, जैसे कुल मांग, कुल आपूर्ति, राष्ट्रीय आय, राजकोषीय आय, मौद्रिक नीति, सरकारी बजट, जो पूरा ओवरऑल अर्थव्यवस्था है किसी भी क्षेत्र की, इसके अंतर्गत हम उसे पढ़ते हैं, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। इस वाले क्वेश्चन को पेपर में पूछा गया था। और व्यष्टि को क्या कहते हैं? कीमत सिद्धांत। इसके महत्वपूर्ण घटक क्या होते हैं? तो वो सारी चीजें जिनका हम एक बड़े स्तर पर अध्ययन करते हैं, वो सब इसके घटक होते हैं। राजकोषीय नीति हो गई, सरकारी बजट हो गया, मुद्रा की पूर्ति हो गई, साख सृजन हो गया, मुद्रास्फीति से जुड़े सिद्धांत हो गए, विनिमय दर हो गई, रोजगार से जुड़े सिद्धांत, वो सब इसके घटक हैं। तो व्यक्तिगत से जुड़ा हुआ है व्यष्टि और समस्त से जुड़ा हुआ है समष्टि, ठीक है, यानी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने यहां पर क्लियर किया। जो ये समष्टि अर्थशास्त्र है, इसका जनक किसको माना जाता है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स को माना जाता है। यह पेपर में पूछा गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक कौन है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स इसका नाम है, इसको भी याद करेंगे। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। हमने अर्थशास्त्र को जाना और उसकी शाखा व्यष्टि और समष्टि को देखा, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर किया। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, यानी इकोनॉमी, जो हमारा पूरा ये सीरीज है। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसी भी देश की जितनी आर्थिक क्रियाएं हैं उसके रूप में जब हम उसको समझाते हैं, बताते हैं, उसको कहा जाता है उस देश की अर्थव्यवस्था। जैसे हम भारत की जितनी आर्थिक क्रिया हैं, भारत कितना सामान बेच रहा है, कितना सामान बाहर से मंगवा रहा है, भारत में बेरोजगारी दर कितनी है, भारत में महंगाई दर कितनी है, उन सब चीजों के रूप में जब हम भारत को प्रदर्शित करते हैं आंकड़ों के तर्ज पर, आर्थिक क्रिया के तर्ज पर, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी शब्द जो होता है वो किसी ना किसी देश या किसी ना किसी विशेष क्षेत्र के साथ आकर लगता है, ठीक है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच जो संबंध है वो सामान्य रूप से सिद्धांत और अभ्यास के रूप में देखा जाता है। अर्थशास्त्र में सिद्धांतों का अध्ययन होता है और अर्थव्यवस्था में अभ्यास होता है, ठीक है। यानी अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों, नियमों इत्यादि का वर्णन होता है, जबकि अर्थव्यवस्था में इन्हीं सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग होता है। सिंपल सी चीज है, बेसिक आपका क्लियर यहां पर हुआ। इकोनॉमी को हमने भी देखा
कई बार ये क्वेश्चन आपके कथन वाले में आ जाता है कि इसको क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहेंगे या अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। पहले इसके क्षेत्रों को देखेंगे, फिर अर्थव्यवस्था के प्रकारों को देखेंगे। आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को बांटा जाता है, जिसमें हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को देखते हैं। शुरुआत में 3 ही क्षेत्र माने जाते थे, अब इसमें चतुर्थ क्षेत्र और पंचक क्षेत्र यानी जो 5वां क्षेत्र है उसको भी जोड़ दिया गया है, तो इन दोनों को भी देखेंगे। कार्य के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को 2 क्षेत्रों में बांटा जाता है, एक होता है संगठित क्षेत्र, एक होता है असंगठित क्षेत्र, उसको देखेंगे। और स्वामित्व के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा जाता है, एक होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र और एक होते हैं निजी क्षेत्र। अब इनको यहां पर देखेंगे। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित श्रेणियों में या क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो इसकी आर्थिक क्रियाओं के आधार पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है प्राथमिक क्षेत्र। यहां से भी आपके बहुत सारे सवाल आपके बनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, जिसे हम इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। ये इसका परिभाषा है, सिंपल सी परिभाषा है कि जो हमारा इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र में उत्पाद होता है वो हमें प्राकृतिक संसाधनों से ही प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, उत्खनन ये सारे क्षेत्र आते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र को कृषि व संबंध क्षेत्र यानी कृषि व सहायक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं और इसे सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र बाकी दूसरा जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है उसकी मदद करता है, क्योंकि इसी के उत्पाद को हम औद्योगिक क्षेत्र में कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं और इसे सहायक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में लगे लोग रेड कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। ये क्वेश्चन बना था, बनता है और आगे भी बनेगा। रेड कॉलर श्रमिक हो गए, व्हाइट कॉलर हो गए, ब्लू कॉलर हो गए, आपके गोल्डन कॉलर हो गए, किन किन क्षेत्रों में होते हैं। तो जो रेड कॉलर श्रमिक होते हैं आपके, वो प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए लोगों के लिए संदर्भित किया जाता है। ठीक है, यानी जो रेड कॉलर जॉब है वो किस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी? प्राथमिक क्षेत्र में। भारत में बात करें वर्तमान में, तो भारत में कृषि क्षेत्र का जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका कितना योगदान है हमारी जीडीपी में? ये आपका लगभग 17.7% के करीब है। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ था तो भारत एक कृषि प्रधान देश था। भारत की जीडीपी में लगभग 50% से ज्यादा कृषि का योगदान था। लेकिन आज कृषि का योगदान कितना है? कृषि क्षेत्र यानी आपका जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, भारत में जो तीनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा योगदान करता है आज की डेट में, वो सेवा क्षेत्र करता है, तृतीयक क्षेत्र। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था तो कृषि क्षेत्र यानी जो प्राथमिक क्षेत्र था वो करता था। आज कितना इसका योगदान है भारत की जीडीपी में? लगभग 18% के करीब है। तो प्राथमिक क्षेत्र को लेकर के ये 5 बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसकी परिभाषा पूछ लेता है, इसको क्या नाम है, इसमें किस प्रकार की जॉब है और इसका कितना प्रतिशत है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, जिसे सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र में जो उगाया गया, जैसे किसी ने अपने खेत में कुछ सब्जियां उगा दी, कुछ टमाटर उगा दिए, अब वो फैक्ट्रियों में आएंगे और उनसे जैम, सॉस आदि बनाए जाएंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद हैं, टमाटर हमने प्राथमिक क्षेत्र में उसका उत्पादन किया था, अब वो कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है सेकेंडरी क्षेत्र में। तो उस क्षेत्र में जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। अर्थात वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं और इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, कुशल श्रमिक, देखिए इस सेक्टर के अंदर जो सेकेंडरी हमारा सेक्टर होता है, इसमें 2 प्रकार के हमें श्रमिक होते हैं वो देखने को मिलते हैं। एक होते हैं कुशल श्रमिक, एक होते हैं अकुशल श्रमिक। फैक्ट्रियों में आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो ऑफिस वर्क करते हैं, यानी उनका टेक्निकल ज्ञान होता है। कुछ लोग होते हैं जो नॉन टेक्निकल होते हैं। तो जो कुशल श्रमिक हैं वो व्हाइट कॉलर जॉब यहां पर करते हैं, उन्हें व्हाइट कॉलर कहा जाता है। और जो अकुशल श्रमिक होते हैं जो थोड़ा भारी काम करते हैं फैक्ट्रियों में, उनके लिए ब्लू कॉलर कहा जाता है। तो व्हाइट कॉलर जॉब आपके सेकेंडरी सेक्टर में जो कुशल श्रमिक होते हैं, कुशल कारीगर होते हैं, उनके लिए कहा जाता है। और ब्लू कॉलर किसको कहते हैं? सेकेंडरी क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों के लिए। ठीक है,
सेकेंडरी क्षेत्र का हमारी जीडीपी में, हमारी अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है वर्तमान की अगर बात करें 2024 की, ये 27.26% के करीब है। इनको ध्यान रखना है क्योंकि क्रम लगाने को आता है कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। तो सेकेंडरी सेक्टर को लेकर हमने यहां पर देखा। इसके बाद आता है तृतीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। जो विभिन्न प्रकार की हमारी सेवाएं होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उनको इस क्षेत्र में काउंट किया जाता है। जैसे परिवहन हो गया, हमारा मेडिकल हो गया, हमारी शिक्षा हो गई, हमारा पर्यटन हो गया, ये सब क्या होता है, यहां पर आपको कोई चीज दी नहीं जाती है, आपने केवल चीजों का सर्विस ली है उनसे। तो इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। जो तीसरा क्षेत्र होता है तृतीयक क्षेत्र, इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन होता है और इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। दोनों क्षेत्रों के लिए सेवाएं ये प्रदान करता है। जैसे परिवहन का इस्तेमाल होगा प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को सेकेंडरी क्षेत्र यानी फैक्ट्रियों तक लाने के लिए, तो वो भी तो एक सर्विस है। तो वह सर्विस दोनों क्षेत्रों को दी जाती है। इस क्षेत्र में लगे लोग व्हाइट कॉलर श्रमिक कहे जाते हैं। इसमें भी व्हाइट कॉलर श्रमिक होते हैं और सेकेंडरी में भी होते हैं। सेकेंडरी में जो कुशल हैं उनको कहते हैं, और जो तीसरे क्षेत्र में लगे होते हैं, सर्विसेज में जो लगे होते हैं, उनको भी व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र की हिस्सेदारी अभी हमारी वर्तमान में कितनी है, 54.7। तो प्राथमिक क्षेत्र की कितनी थी, 17.7। जो सेकेंडरी क्षेत्र था उसकी कितनी थी, 27.7, और इसकी कितनी है, तीसरे क्षेत्र की 54.7। तो इन तीनों को आपने ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा तीसरा क्षेत्र, फिर दूसरा और फिर पहला क्षेत्र। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत का, जैसे मैंने आपको कहा, कृषि में लगभग 56% था हमारी जीडीपी का, औद्योगिक क्षेत्र में 15% और सेवा क्षेत्र में 29% था। लेकिन जब 1991 में उदारीकरण शुरू हुआ तो सेवा क्षेत्र को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला और वो यहां पर सबसे आगे हो गया। शुरुआत में इन्हीं 3 क्षेत्रों को माना जाता था। अब इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में 2 क्षेत्रों को और जोड़ दिया गया है। एक है चतुर्थ क्षेत्र, इसे ज्ञान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र का एक उन्नत रूप है। तीसरे क्षेत्र में आपको सर्विसेज मिलती हैं, आपको सेवाएं मिलती हैं, उसी को थोड़ा सा और अपग्रेड करके इस क्षेत्र को बनाया गया है। इसके अंतर्गत ज्ञान आधारित उद्योगों को शामिल किया जाता है, यानी इसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती हैं। इस क्षेत्र में संबंधित गतिविधियां में मुख्यतः सूचनाओं का संग्रहण करना, उनका अध्ययन करना, विश्लेषण करना, आवश्यकता अनुसार सूचनाओं को प्रस्तुत करना, ये सारे इस क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें आपको तीसरे क्षेत्र का उन्नत रूप यहां पर देखने को मिलता है। नॉलेज से जुड़ी चीजें जो होती हैं, जैसे अलग अलग डेटा का अध्ययन करना, फिर उनको मार्केट में देना, किस चीज का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो सब किस में आ जाएगा, चतुर्थ क्षेत्र में आएगा, जिसे ज्ञान क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है पंचम क्षेत्र, जो कि शीर्ष निर्णय लेने वाले क्षेत्र होते हैं। यह पंचम क्षेत्र उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत उच्चतम स्तर पर नीतियों का निर्धारण और निर्णय प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। यानी जो हर फील्ड के विशेषज्ञ होते हैं, निर्णय लेने वाले होते हैं, नीतियां बनाने वाले होते हैं, चाहे वो वरिष्ठ अधिकारी हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, वो सब इस क्षेत्र में शामिल होते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल को शामिल किया जाता है, जो अपने अपने क्षेत्रों के उच्च विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, तो गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल किससे संबंधित है, 5वें क्षेत्र से। ये अपने संबंधित क्षेत्रों में नीति निर्माण, निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यानी विशेषज्ञ भी हैं और वो क्षेत्र कैसे चलेगा, उस क्षेत्र को कैसे और अच्छा किया जाए, किसी भी क्षेत्र से संबंधित, वो सब इसी क्षेत्र में शामिल होते हैं, 5वें क्षेत्र में। इनमें मुख्यतः उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी होते हैं, कंपनी और व्यवसायों के जो उच्च प्रबंधक होते हैं, हायर मैनेजमेंट जो उनका होता है, शोधकर्ता होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, कानूनी सलाहकार, वो सब इसमें शामिल होते हैं। तो पहले क्षेत्र में कृषि से संबंधित, दूसरे में औद्योगिक से संबंधित, तीसरे में सेवा से संबंधित, चौथे में ज्ञान से संबंधित और 5वें में किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ जो निर्णय लेने वाले लोग होते हैं वो शामिल होते हैं। इसके बाद कार्य स्थिति के आधार पर भी अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्र होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। इनकी परिभाषा कथनों वाले क्वेश्चन में बनती है। संगठित क्षेत्र क्या होता है, इस क्षेत्र में रोजगार के नियम व शर्तें निश्चित और नियमित होती हैं तथा कर्मचारियों को सुनिश्चित कार्य और सामाजिक सुरक्षा मिलती है।
जैसे स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए। यानी एक ऐसा क्षेत्र जिसके लिए नियम आदि बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, जो बिल्कुल नियमों से चलेगा। जैसे सरकारी नौकरियां होती हैं, सबके नियम बने हुए हैं, वो क्या कहलाएगा? संगठित क्षेत्र कहलाएगा। और एक होता है असंगठित क्षेत्र। इस क्षेत्र में आमतौर पर रोजगार की स्थिति के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों द्वारा शासित नहीं किया जाता है। संगठित क्षेत्र के अलावा जैसे फैक्ट्री में कोई मजदूरी कर रहा है, प्राइवेट जगह पर कर रहा है, या दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, जो सड़कों पर फल आदि बेच रहा है, ये सब किस में आते हैं? ये असंगठित क्षेत्र में आते हैं। इनके लिए न इनके काम करने के घंटे निश्चित हैं, न इनका वेतन निश्चित है, न इनको छुट्टियां प्रोवाइड होती हैं, न इनकी नौकरी की गारंटी होती है, न इनकी सामाजिक सुरक्षा होती है। तो संगठित क्षेत्र वो जो सरकार ने जिसके लिए नियम आदि निर्धारित किए हैं और उसके अनुसार वो चलते हैं। असंगठित क्षेत्र उसके बाहर का सारा, जिसमें कोई भी नियम आदि नहीं चलते हैं सरकार के ज्यादा। ठीक है। इस क्षेत्र में कम वेतन, ओवरटाइम के लिए कोई प्रावधान नहीं होता है, सवेतनिक छुट्टी नहीं मिलती है, बीमारी के कारण छुट्टी नहीं मिलती है, नौकरी की सुरक्षा न होना, इन सब के लिए असंगठित क्षेत्र को जाना जाता है। ठीक है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से श्रम प्रधान होता है और स्वदेशी तकनीक का उपयोग करता है। जो असंगठित क्षेत्र होता है ज्यादातर वो मेहनत वाला काम आपका ज्यादा होता है, भारी काम वाला यह क्षेत्र होता है। ठीक है। अगला जो वर्गीकरण है वो स्वामित्व के आधार पर है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र वो होगा जहां पर सरकार की 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है, और निजी क्षेत्र वो होगा जहां पर सरकार की 50% से कम हिस्सेदारी है। ठीक है। तो ये हमने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को यहां पर देखा। अब हम अर्थव्यवस्था के प्रकार को देखेंगे कि विश्व बैंक के अनुसार कितने प्रकार के होती हैं, विकास के आधार पर कितनी होती हैं, संसाधनों के मालिकाना आधार पर कितनी होती हैं। चलिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार। विभिन्न अर्थव्यवस्था को भिन्न भिन्न मानदंडों के अनुसार निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। देखिए, अर्थव्यवस्थाओं को अलग अलग प्रकार में बांटने के लिए कोई फिक्स पैमाना नहीं है, उनको अलग अलग मानदंडों पर बांटा जाता है। हम उन्हीं को यहां पर देखेंगे। सबसे पहले है सरकार की भूमिका के आधार पर या संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर या उत्पादन के साधन के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। इस आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था आती है। हम उसको देखेंगे। तो अगला है विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर। इसमें 3 होती हैं, विकसित देश, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। हम उसको देखेंगे। विश्व बैंक या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम उसको देखेंगे। इसमें 4 प्रकार की होती है। विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर कि वो कृषि प्रधान है, औद्योगिक प्रधान है या सेवा प्रकार की है, हम इसमें देखेंगे। और शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर कि बंद अर्थव्यवस्था है या खुली अर्थव्यवस्था है। ठीक है। सबसे पहले है राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर या संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर या उत्पादन के आधार पर। तीनों एक ही बात है। कई बार वो पूछ लेता है कि संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो मैंने आपको तीनों नाम यहां पर लिखे हैं। सबसे पहले आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका अन्य नाम है बाजार अर्थव्यवस्था। इसे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसे बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व और सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है। निजी स्वामित्व का मतलब हो गया कि यहां पर मार्केट जो होता है वो डिसाइड करता है कोई भी चीज कितनी उत्पादित की जाएगी, कैसे उसको बेचा जाएगा, किस कीमत पर वो बेची जाएगी। तो जो उत्पादन के साधन होते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, वो निजी क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर हमारा होता है वो हैंडल करता है। सरकार की भूमिका इसमें न्यूनतम होती है। ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन इसमें निजी लाभ के लिए होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कि निजी लाभ कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए यहां पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। जबकि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें जन कल्याण के लिए इनको देखा जाता है। ठीक है। अभी हम उसको देखेंगे। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें आर्थिक क्रियाएं यानी उत्पादन, वितरण और उपभोग को निजी क्षेत्र यानी बाजार की शक्तियां, और बाजार की शक्ति मतलब मांग और आपूर्ति, यह डिसाइड करती है कि कोई भी चीज कितनी उत्पादित की जाएगी, कैसे बेची जाएगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और कैसे उसका कंजप्शन होगा। ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण कौन कौन से देश हैं? तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है। जितने भी हमारे ज्यादातर विकसित देश हैं वो सारे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। ठीक है। तो ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने समझना है।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो उद्गम स्रोत है वो यही पुस्तक है एडम स्मिथ की, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी जिसमें यह कहता है कि सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए और जो अर्थव्यवस्था है वो बाजार के हवाले कर देना चाहिए, ताकि बाजार के आधार पर ही, मांग और आपूर्ति के आधार पर ही कीमतों का निर्धारण किया जा सके। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो उद्गम स्रोत माना जाता है वो इसी एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन को माना जाता है। ये किस देश का था? ये एडम स्मिथ स्कॉटलैंड का था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसके दिए सिद्धांत पर काम करती है? तब आप कहेंगे एडम स्मिथ। ठीक है, इसने एक सिद्धांत दिया था जिसे लेसेज फेयर का सिद्धांत कहा जाता है। सिंपल सा सिद्धांत था कि सरकार को अपनी भूमिका कम से कम वहां पर रखनी चाहिए। इसी सिद्धांत को मुक्त व्यापारवाद भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी सिद्धांत को अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहते हैं। तो एडम स्मिथ से जुड़ी हुई ये और जानकारियां जो आपको याद करनी है। इसके बाद आती है राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अन्य नाम है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी राज्य द्वारा बनाई गई अर्थव्यवस्था। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था का विचार जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहां से आ रही है? वो आ रही है एडम स्मिथ। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो कौन दे रहा है? कार्ल मार्क्स दे रहा है। इसकी एक पुस्तक आई थी दास कैपिटल 1867 में। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन व वितरण पर राज्य का स्वामित्व होता है और राज्य के पास सारी शक्तियां होती हैं। राज्य का मतलब यहां पर सरकार से है। ठीक है, यानी सरकार नियंत्रित करती है क्या हमें उत्पादित करना है और क्या मार्केट में किस कीमत पर बेचना है। यह होती है राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था। आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। तो अब यहां पर सरकार के हाथ में सब कुछ है। सरकार फायदा तो देखेगी, लेकिन फायदा से पहले वो जन कल्याण को देखेगी। जबकि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वहां पर जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सारे उसी उद्देश्य से होंगे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो निर्णय लिए जाते हैं, आर्थिक निर्णय, वो सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। जो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, राज्य अर्थव्यवस्था वैसे इसका पूरा नाम है, प्रॉपर नाम है। इसके दो रूप होते हैं, एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक होती है साम्यवादी। आमतौर पर राज्य अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था ही कह दिया जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत दो रूप आते हैं, समाजवादी और साम्यवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी नागरिकों को वस्तुओं और सेवाओं का समान वितरण किया जाता है, यानी सबके लिए समान वितरण यहां पर होता है। जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य मिलता है और उसकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं और सुविधाएं उसको दी जाती हैं। ठीक है, तो समाजवादी और साम्यवादी दोनों राज्य अर्थव्यवस्था का प्रकार हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। समाजवादी में सबको बराबर, साम्यवादी में सबको सबकी क्षमता के अनुसार। ठीक है, जो पूर्व सोवियत संघ था, यानी जो आज का रशिया है, उसकी अर्थव्यवस्था शुरुआत में समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, और जो चाइना है वो 1985 से पहले साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाता था। इसके उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं। तीसरी आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें राज्य अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं होती हैं। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका जो जनक माना जाता है वो जॉन मेनार्ड कीन्स को कहते हैं, जो कि एक ब्रिटिश था, यानी अंग्रेज था। ठीक है, इसकी एक किताब आई थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मनी। किसकी किताब है? इसकी किताब है। जो 1929 में वैश्विक महामंदी आई थी, उस पर आधारित इसने ये किताब लिखी थी, जिसमें इसने मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को दिया था। तो हमने तीनों के, क्योंकि तीनों ये जो क्षेत्र हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं अगर हम अर्थव्यवस्था के प्रकार में बात करें। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों परस्पर सहयोगी के रूप में काम करते हैं, यानी काफी सारे अधिकार बाजार के पास होते हैं, लेकिन उनको रेगुलेट करने का काम कौन करती है? सरकार करती है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहां पर ना तो सब कुछ बाजार के हवाले है और ना सब कुछ सरकार के पास है, यहां पर दोनों के पास है। तो भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित। और ये वाला प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा गया है इस चैप्टर से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर जो अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं। इसके आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है विकसित अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत अत्यधिक औद्योगिक विकास जिन अर्थव्यवस्थाओं में हो जाता है, जहां पर प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, उसको कहा जाता है विकसित अर्थव्यवस्था। जैसे आप अमेरिका को कह सकते हैं।
दूसरी होती है विकासशील अर्थव्यवस्था। यहां पर औद्योगिकरण शुरू तो हो गया है लेकिन काफी देर से हुआ और थोड़ा धीरे चल रहा है। निम्न प्रति व्यक्ति आय है यहां पर, तकनीक अभी उतनी नहीं है और सबसे बड़ी कमी है यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की। उन अर्थव्यवस्थाओं को विकासशील अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाता है, जैसे इंडिया को इसमें शामिल होता है। ठीक है। तीसरी होती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। यहां पर विकास अभी शुरू हुआ है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है, डेवलपमेंट यहां पर अभी आरंभिक अवस्था में है अपने। ठीक है। जिन अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास या लोगों का रहन सहन का स्तर काफी नीचे होता है उन्हें अल्प विकसित कहते हैं। तो विकसित के आधार पर, विकास के आधार पर 3 वर्ग देख लिया। विकसित जहां पर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जैसे अमेरिका। विकासशील जहां पर चीजें डेवलप हो रही हैं, औद्योगिक विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर बन रहा है अभी बना नहीं है, वो विकासशील, जैसे भारत। और फिर आते हैं अल्प विकसित जो काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं, जैसे अफ्रीका के कई सारे देश, युगांडा हो जाए, रवांडा हो जाए, वो सारे देश। ठीक है। अगली जो कैटेगरी है वो विश्व बैंक या प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर। इस आधार पर भी अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया जाता है। वर्ल्ड बैंक करता है और किस आधार पर? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। हर बार ये बदलते रहते हैं। तो 2022 में जो प्रति व्यक्ति आय थी उसके आधार पर 2023-24 के लिए विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया गया है वो ये है। इसके अंतर्गत 4 वर्गों में इनको बांटा जाता है। सबसे पहले है निम्न आय वर्ग अर्थव्यवस्था, जिसमें आप $1135 या उससे कम अगर आप कमा रहे हैं किसी देश में तो उस देश की अर्थव्यवस्था को निम्न आय वर्ग अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। दूसरी है निम्न मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था। अगर आप किसी देश में 1136 से लेकर $4465 के बीच में कमा रहे हैं तो आपका जो अर्थव्यवस्था कहलाएगी देश की वो निम्न मध्यम आय वर्ग की कहलाएगी। उच्च मध्यम आय वर्ग की बात करें तो 4466 से लेकर $13,845 तक। ठीक है। और फिर आता है उच्च आय वर्ग, जो कंप्लीट विकसित देश होते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है। जिसमें आप $13,846 या उससे ज्यादा कमा रहे हैं तो आप एक विकसित राष्ट्र हैं। यह आपका विकसित राष्ट्र के लिए आ जाएगा। जो हमने विकासशील देश देखे, विकासशील देशों को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, उच्च मध्यम आय और निम्न मध्यम आय। जो भारत है अभी वर्तमान में निम्न मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था में आता है। ये विकासशील वाले हैं और ये आता है अल्प विकसित वाले। ठीक है। तो इस वर्गीकरण को आपने ध्यान रखना है। भारत की जो आय यहां पर मानी जाती है लगभग वो $2000 के करीब है, तो भारत इस रेंज में आता है। किसमें आएगा? विकासशील देश के निम्न मध्यम आय वर्ग वाला देश है। ठीक है। अगला है विभिन्न क्षेत्रों की भूमिकाओं के आधार पर, यानी कृषक अर्थव्यवस्था है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था है या सेवा अर्थव्यवस्था है। कृषक अर्थव्यवस्था वो होगी जहां पर जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र का योगदान 50% से ज्यादा होगा। औद्योगिक अर्थव्यवस्था वो होगी जहां पर औद्योगिक क्षेत्र यानी सेकेंडरी क्षेत्र का योगदान 50% से ज्यादा होगा, सिंपल सा है। और सेवा क्षेत्र वो होगा जहां पर सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से ज्यादा होगा। जैसे भारत में अभी सेवा क्षेत्र जो है आपका वो लगभग 55% के करीब है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? सेवा अर्थव्यवस्था। ठीक है। हालांकि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो जुड़ी हुई है वो कृषि से जुड़ी हुई है, लगभग 50% के करीब जनसंख्या कृषि के साथ है। ठीक है। यानी कृषि क्षेत्र में कृषि कार्यों से लगी हुई है। इसके बाद आता है हमारा अंतिम वर्गीकरण शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर। इसमें 2 वर्गों में इनको बांटा जाता है। एक होती है खुली अर्थव्यवस्था और एक होती है बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्थाएं जो विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार व निवेश के लिए स्वतंत्र होती हैं, यानी इनमें आयात निर्यात होता है। तो जिन कंट्रीज में, जिन अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात चलता रहता है, होता रहता है, वो खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। वर्तमान में विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्था हैं, क्योंकि कोई ना कोई देश कुछ ना कुछ देश से बाहर भेजता है और कुछ ना कुछ देश में आयात करता है। ठीक है। दूसरी होती है बंद अर्थव्यवस्था। वे अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता, यानी वे अर्थव्यवस्थाएं विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार व निवेश के लिए स्वतंत्र नहीं होती हैं, यानी आयात निर्यात नहीं होता है, उसको कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी क्या है? क्योंकि क्वेश्चन बना था कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब यह है आयात निर्यात का ना होना। ठीक है। ये सिंपल सी परिभाषा है, लेकिन पेपर में कई बार ये सवाल बना है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने अर्थव्यवस्था का एक बेसिक इंट्रो यहां पर कवर किया। हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखा, हमने समाजवादी को देखा, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को देखा, उनके जनकों को देखा, विभिन्न अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को कवर किया, विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था को कवर किया, अर्थशास्त्र के बारे में जाना, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि शास्त्र को जाना। उम्मीद करता हूं ये सारे कॉन्सेप्ट आपके अब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, जिन्हें आप अब काफी लंबे समय तक नहीं भूलेंगे। जो हमारा अगला वीडियो होगा इकोनॉमी का, उसमें हम नेशनल इनकम के बारे में यानी राष्ट्रीय आय के बारे में बात करेंगे। उनसे जुड़े हुए जो जो शब्द होते हैं, जीडीपी होता है, जीएनपी होता है, एनएनपी होता है, उन सबको हम उस क्लास में कवर करेंगे हमारी अगली इकोनॉमिक्स की क्लास में। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।